प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 7 का जो एसएसटी की बुक का चैप्टर नंबर 1 है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इस चैप्टर को डिटेल नोट्स के माध्यम से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई के लिए काफी अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इंडिया का ज्योग्राफिकल ओवरव्यू बता देता हूँ कि इंडिया मतलब कैसी सी है, उसके विषय में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इंडिया की साइज की अगर बात करते हैं तो इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है लगभग क्या 7वां सबसे बड़ा देश है पूरे संसार का। एंड इट इज द पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, और ये एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर लाई करता है। आपके जो टोटल कॉन्टिनेंट है उसके अंदर जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके अंदर इंडिया लाई करता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर आप बात करें तो टुगेदर विद पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार इट फॉर्म्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब कि इंडिया के पड़ोसी देश हो गए, फिर इनको मिल करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको पढ़ना है नेचुरल बाउंड्रीज के बारे में। तो नॉर्थ के अंदर अगर आप देखेंगे ना तो नॉर्थ के अंदर हिमालय माउंटेन रेंज पाई जाती है। वेस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो थार डेजर्ट और तो और नीचे अरेबियन सी पाया जाता है। एंड ईस्ट के अंदर देखेंगे आप तो बे ऑफ बंगाल पाया जाएगा आपका, और साउथ के अंदर आपका इंडियन ओशन पाया जाता है। अब ये जो फीचर्स है ना, ये इंडिया का शेप, कल्चर, ये फीचर शेप करता है इंडिया का क्लाइमेट, कल्चर एंड हिस्ट्री। इससे काफी कुछ हमारे को पता चलता है इंडिया के विषय में, फिर इंडिया की जनरली को बता रहा होता है। ये आपको बता रखा है इंडिया के विषय में, कुछ समय पहले की कहानी है सारी। बाकी हिमालय के बारे में हमें पढ़ना है। हिमालयास माउंटेन जो कि आपके नॉर्थ में लाई करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका निर्माण कैसे हुआ था, फिर इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो लगभग आज से 50 मिलियन साल पहले when the Indian landmass collided with the Eurasia, the mountains are still growing by about 5 millimeter each year। बता रखा है कि पहले है ना यूरोप और एशिया जो था ना आपका, आज के टाइम पे यूरोप और एशिया अलग अलग है, पहले एक साथ होता था, इसको बोला जाता था यूरेशिया। ठीक है, अब यूरेशिया कॉन्टिनेंट से जब आपसे लगभग 50 मिलियन ईयर्स अगो, थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, ये जब यहां से ऐसे मूव होता हुआ, इधर से मूव होता हुआ यहां पर आके यूरेशिया से जब टकराया था ना, जब टकराया था, ऊपर में दे रखा होगा, ये जब यहां पर आकर के एग्जैक्टली टकराया था, तब जाकर के यहाँ पर हिमालयन माउंटेन की संरचना उठ गई थी, जो लगभग हर साल बढ़ती जा रही है, जो लगभग हर साल 5 मिलीमीटर ईच ईयर बढ़ ही रही है। ठीक है, इस प्रकार से कहने का हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। एंड इसको वाटर टावर ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। हिमालय जो है आपका, इसको वाटर टावर ऑफ एशिया कहते हैं। स्नो मेल्ट फीड्स मेजर रिवर्स लाइक गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, प्रोवाइडिंग वाटर टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियन। इसको वाटर टावर ऑफ एशिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके ऊपर से जो बर्फ होता है ना, वो पिघल पिघल के पानी का रूप लेता है, और वो पानी जा करके आपकी मेजर रिवर्स जो है गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, इसके अंदर मिल जाती है, जिसकी वजह से हिमालयास को वाटर टावर ऑफ एशिया भी बोला जाता है। इसी से लगभग एशिया के अंदर पानी की पूर्ति भी पूरी की जाती है। हिमालय के अंदर हमारे 3 मेन रेंजेस होते हैं। कौन कौन से? हिमाद्री, अच्छा एक एक करके दे रखा है आपको। सबसे पहले बताया गया आपको हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय के बारे में। हाईएस्ट एंड मोस्ट रग्ड इंक्लूड माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा रिमेन्स स्नो कवर्ड ईयर राउंड। ये सबसे बड़े माउंटेन्स में से आते हैं। ठीक है, सबसे बड़े माउंटेन है, सबसे ऊंचे। एंड यहाँ पर है ना माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा पाई जाती है। ये ऊपर से लगभग हमेशा बर्फ से ढकी होती है और हमेशा यहाँ पे ठंडक मेंटेन रहती है। फिर आ जाता है आपके पास हिमाचल के बारे में। हिमाचल जो है मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाता है। पहाड़ भी मॉडरेट ही होते हैं। होम टू हिल स्टेशंस लाइक शिमला, नैनीताल एंड दार्जिलिंग। और ये लगभग घर है, ये हिल स्टेशन वगैरह यहाँ पे पाई जाती है, जैसे कि शिमला, नैनीताल और दार्जिलिंग, ये भी सारे आपके हिमाचल के अंदर ही आती हैं। एंड ऑल्सो तीसरा आ जाता है आपके पास शिवालिक।
शिवालिक जो होता है बाहरी होती है और ये छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं, इनके अंदर जंगल वगैरह पाए जाते हैं और यहाँ पर काफी घनी मात्रा में वन्य जीव वगैरह पाए जाते हैं और ये प्लेन्स और पहाड़ों के बीच का ट्रांजिशन जोन भी कहलाता है। कल्चरल नोट भी दे रखा है, द नेम कम्स फ्रॉम संस्कृत हिमा एंड आल्य अबोर्ड। ये जो हिमालय है, हिमा जमा आल्य से निकला है। हिम का मतलब होता है स्नो, आल्य का मतलब होता है रहने का स्थान, जहाँ पर बर्फ पाया जाता है उसको हिमालय कहते हैं। आपने 3 रेंजेस के बारे में पढ़ा। सबसे पहले आपने पढ़ा हिमाद्री के बारे में, हिमाद्री, देन आपने पढ़ा हिमाचल के बारे में और उसके बाद आपने पढ़ा है शिवालिक के बारे में। मैं आपको इन तीनों के बारे में पर छोटा छोटा सा इंफॉर्मेशन दोबारा से देता हूँ। हिमालय जो है, हिमाद्री जो है सबसे ऊंची है, सबसे लार्जेस्ट है, सबसे ऊपर पाई जाती है। यहाँ पर आपका माउंट एवरेस्ट पाया जाएगा। ये हमेशा आपका स्नो से कवर्ड होती है और तो और यहाँ पर हमेशा ठंड रहती है, काफी ज्यादा ठंडक रहती है। हिमाचल के बारे में बात करेंगे तो ये मॉडरेट लेवल पे होता है, ना ही ज्यादा ऊंचा ना ही ज्यादा छोटे। यहाँ पर घूमने के लिए हिल स्टेशन पाए जाते हैं। हिल स्टेशन मोस्टली यहीं पे पाए जाएंगे। कौन कौन से हिल स्टेशन? शिमला हो गया, नैनीताल हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ये सब लगभग आपका हिमाचल के अंदर आ जाता है। शिवालिक, शिवालिक छोटे होते हैं, लोअर रेंजेस होते हैं और तो और यहाँ पर है ना, ये मतलब कि हिमालय, हिमाद्री और मैदान के बीच का जो हिस्सा होता है ना उसको शिवालिक बोला जाता है। यहाँ पर आपको जंगल पाए जाएंगे, फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है आपको यहाँ पे, वन्य जीव यहाँ पर आपको पाई जाएगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है हिमाद्री, हिमालय और शिवालिक। ठीक है, अब आपको दे रखा था गंगेटिक प्लेन। गंगेटिक प्लेन्स के बारे में पढ़ना है, जो कि आपके नॉर्दर्न प्लेन्स भी कहलाते हैं। तो गंगेटिक प्लेन्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये काफी बड़े हैं, फर्टाइल प्लेन्स है, मतलब कि क्या यहाँ पे खेती की जा सकती है। नरिश्ड बाय द गंगा, गंगा से इसको नरिशमेंट मिल रही होती है। इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदी मतलब इसको नरिशमेंट प्रोवाइड की जा रही होती है। और इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, इसका महत्व क्या है? हाईली आइडियल फॉर एग्रीकल्चर ड्यू टू मिनरल रिच सॉइल डिपॉजिट बाय रिवर। इसको है ना काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है एग्रीकल्चर के लिए। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे मिनरल रिच सॉइल पाया जाता है, जो कि नदियों से आकर के यहाँ पे बैठ जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात करें, द फ्लैट लैंड हैज अलाउड फॉर इलाबोरेट रोड्स एंड रेलवे नेटवर्क। इसका जो फ्लैट लैंड है ना, इससे यहाँ पे बड़े बड़े रोड पाए जाते हैं, रेलवे नेटवर्क पाया जाता है, फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड मूवमेंट। इससे क्या होता है? व्यापार और मूवमेंट में भी काफी सहायता मिलती है। आगे बढ़ते हैं, आपको पढ़ना है डेजर्ट्स के बारे में। डेजर्ट्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो डेजर्ट होते हैं उसके विषय में पढ़ना है। तो ये जो होते हैं वेस्ट में पाए जाते हैं, मोस्टली राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के एरियाज में। इनको कैटेगराइज किया जाता है बाय गोल्डन सैंड डून्स। इनके अंदर गोल्डन सैंड डून्स पाए जाते हैं, जो कि लगभग 150 मीटर हाई होते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है यहाँ पे एंड वाटर स्कार्सिटी होती है, यहाँ पर पानी की भी कमी होती है। अडेप्शन की अगर आप बात करें तो ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड इंक्लूड द टांका और कुंड। यहाँ पर पुराने जमाने के वाटर कंजर्वेशन मेथड जैसे कि टांका और कुंड का इस्तेमाल आज भी किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एडेप्शन मुश्किल है, पानी की काफी ज्यादा शॉर्टेज होती है जिसकी वजह से। फिर आपको लद्दाख के बारे में पढ़ना है, जो कि आपका कोल्ड डेजर्ट कहलाता है। कोल्ड डेजर्ट विंटर टेम्परेचर ड्रॉप बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। सर्दी के मौसम में यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। रग्ड टेरेन विद रॉकी वैलीज एंड सॉल्टी लेक्स लाइक पैंगोंग सो। यहाँ पर मतलब कि सॉल्टी लेक्स पाए जाते हैं, रॉकी वैलीज वगैरह पाई जाती है। इसको मून लैंड के नाम से भी जाना जाता है ड्यू टू यूनिक जियोलॉजिकल अपीयरेंस। इसका भौगोलिक रूप से देखने में ना काफी अद्भुत लगता है, जिसकी वजह से इसको मून लैंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मून लैंड जैसे है ना, थोड़ा सा अनइवन सा सरफेस होता है, कुछ उस प्रकार का सरफेस यहाँ पे भी होता है, जिसकी वजह से इसको भी मून लैंड कहा जाता है। फिर आ जाता है आपको पेनिनसुला प्लेटू। आपने अगर अपने भारत का नक्शा देखा होगा तो गुजरात के नीचे कुछ ऐसा बन रखा है और यहाँ से इधर ये श्रीलंका बना हुआ है। इसी पर्टिकुलर शेप को है ना पेनिनसुला प्लेटू के अंदर आपको पढ़ना है। पेनिनसुला प्लेटू क्या होता है? और ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म होता है सराउंडेड बाय वाटर्स ऑन 3 साइड्स। ये ट्रायंगुलर लैंड मास है जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इधर भी पानी होता है, इधर भी पानी होता है, इधर भी पानी होता है। अरेबियन सी होता है इधर आपके वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल होता है ईस्ट में, और साउथ में आपका इंडियन ओशन होता है। तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ ट्रायंगुलर लैंड मास है, इसी को पेनिनसुला प्लेटू बोला जाता है, पेनिनसुला प्लेटू बोला जाता है। फिर आपको इसके की फीचर्स बता दिए जाते हैं। डेक्कन प्लेटू यहीं पाया जाएगा,
वेस्टर्न घाट पाए जाएंगे और ईस्टर्न घाट पाए जाएंगे। डेक्कन प्लेटू, अ वास्ट एरिया ऑफ फ्लैट हाईलैंड इन द सेंटर, ये काफी बड़ा एरिया होता है ऑफ फ्लैट हाईलैंड इन द सेंटर, बिल्कुल सेंटर के अंदर। वेस्टर्न घाट की बात करें तो टॉलर एंड कंटिन्यूअस वॉल लॉन्ग द वेस्ट कोस्ट विद मैनी वाटरफॉल, वेस्टर्न घाट पाया जाता है जहां पर लगातार बहने वाले वो है कोस्ट वाटरफॉल्स वगैरह पाए जाते हैं। ईस्टर्न घाट में लोअर ब्रोकन हिल्स पाई जाती है अलोंग द ईस्ट कोस्ट, यहाँ पर ईस्ट कोस्ट पाया जाता है। रिवर ईस्ट में बहने वाली कौन कौन सी है? गोदावरी है, कृष्णा है और महानंदा है। और वेस्ट में बहने वाली कौन कौन सी है? तो नर्मदा है, ताप्ती है। आपको नाम याद रख लेना है, आपको एमसीक्यू वगैरह पूछ सकता है। ईस्ट में कौन सी नदी बहती है? तो गोदावरी बहती है, कृष्णा बहती है, महानंदी बहती है। वेस्ट में कौन सी बहती है? तो नर्मदा बहती है, ताप्ती बहती है। मिनरल्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोल पाया जाता है विच इज वाइटल फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, जो कि विद्युत निर्माण के लिए काफी ज्यादा उपयोगी या फिर नीडेड होता है। कोस्टल रीजन एंड आइलैंड, कोस्टल रीजन और आइलैंड के बारे में आपको पढ़ना है। ओवर 7500 किलोमीटर लॉन्ग जो कोस्टल एरिया है लगभग आपका 7500 किलोमीटर में फैला हुआ है। दो कोस्ट है आपके पास, एक है वेस्ट कोस्ट, एक है आपके पास ईस्ट कोस्ट। तो वेस्ट कोस्ट जो होता है वो गुजरात से लेके केरल तक फैला हुआ है एंड मेजर पोर्ट लाइक मुंबई आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ईस्ट कोस्ट की बात करें आपकी फीचर्स वाइड प्लेन एंड मेजर रिवर डेल्टा, महानंदी, गोदावरी, कृष्णा एंड ये इनका मेन डेल्टा बनता है ईस्ट कोस्ट के अंदर, ठीक है। फिर आपको पढ़ना आइलैंड के बारे में। आइलैंड के अंदर आपको सबसे पहले लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में बताया गया है। 36 कोरल आइलैंड इन द अरेबियन सी, टोटल 36 कोरल आइलैंड पाए जाते हैं अरेबियन सी के अंदर। अंडमान एंड निकोबार ओवर 500 वोल्केनिक आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार जो है लगभग 500 से भी ज्यादा यहाँ पे वोल्केनिक आइलैंड पाए जाते हैं, बे ऑफ बंगाल के अंदर लाई करता है। और ये होम है इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो और बैरल आइलैंड का, या यही एकमात्र इंडिया का बैरल आइलैंड है जो लगभग फैला हुआ है बे ऑफ बंगाल के अंदर लाई करता है। नॉर्थ ईस्ट हिल एंड सुंदरबंस, नॉर्थ ईस्ट हिल्स और सुंदरबंस की अगर आप बात कर रहे हैं तो मेघालय प्लेटू जो है ना आपका इंक्लूड करता है गारो हिल्स, खासी एंड जैंता हिल्स, एक्सपीरियंस सम ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। मेघालय प्लेटू एक ऐसा प्लेटू है जो लगभग पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल भी रिसीव कर रहा होता है। लिविंग रूट्स ब्रिजेस, यूनिक स्ट्रक्चर्स वोवन फ्रॉम ट्री रूट्स बाय लोकल ट्राइब्स, जहाँ पर यूनिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है पेड़ वगैरह के माध्यम से, लोकल ट्राइब्स वगैरह ने बना रखा है। सुंदरबंस की बात करेंगे अगर आप तो सुंदरबन में आपको पढ़ना है लोकेटेड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में लाई करता है। और यूनेस्को हेरिटेज साइट एंड होम टू द रॉयल बंगाल टाइगर, ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है एंड होम है लगभग बंगाल टाइगर का, रॉयल बंगाल टाइगर भी आपके सुंदरबंस में ही पाए जाते हैं। ये था आपका चैप्टर नंबर 1 एसएसटी का। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे लगे होंगे और जल्दी आपने चैप्टर के सारे टॉपिक समझ लिया होगा। अगर आपको चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिर अगले किसी चैप्टर के लिए आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।